यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान, विधानसभा सत्र में विधेयक लगाकर प्रदेश में करेंगे लागू। देहरादून में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, 40 मिनट के भाषण में जमकर बरसे खड़गे, स्थानीय मुद्दों को दी धार। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने की घर वापसी, समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। खटीमा में भारामल मंदिर हत्याकांड का खुलासा, पुराना सेवादार निकला महंत का कातिल, शराब पीने के लिए किया था मना। काशीपुर में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, चोरी की 10 बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य साथियों की तलाश जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद जताई जा रही है इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया वो आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंप देगी और इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा। सीएम ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सरकार प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके बाद वे आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। हल्दूचौर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में 4 पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव नतीजे भी आ गए, जिसमें निर्विरोध रूप से खीम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, उप सचिव विनीत दुमका कोषाध्यक्ष, हरमोहन बिष्ट मीडिया प्रभारी, संतोष भट्ट बने। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रोहित जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। रोहित जोशी को 160 जबकि उर्वा दत्त भट्ट को 109 वोटों का संतोष करना पड़ा। महामंत्री पद पर जीवन चंद्र पांडे ने चंदन कुटोला को 79 वोटों से पराजित किया। जीवन चंद्र पांडे को 174 जबकि चंदन कुटोला को 95 मत प्राप्त हुए। सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप सभी के व्यापारियों का मीडिया पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव मामलों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसका मतदान हमारा लगभग एक संगठन का लाभ है। मुझे आम चुनाव हो रहे हैं, व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भारी उत्साह था और उनको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारी सारी हमने व्यवस्था कर रखी थी। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव था, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि तो एक सामाजिक संगठन है, उसके सभी को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश करने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे। इसके बाद हमारे लालपुर में है, अल्मोड़े में, कई जगह विकास झाड़ू भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि देवभूमि विकास मंडल ने खुली छूट दे रखी थी, जो भी नॉमिनेशन करे, चाहे अध्यक्ष भी है, कहीं कुछ है, लेकिन लोग कहते थे भाई आप नॉमिनेशन करते हो, इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। हर इकाई में हम चुनाव कराने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसका तो है कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किए थे, हमने नॉमिनेशन उसमें तो जब नॉमिनेशन आए ना, जैसे अध्यक्ष के पद में नॉमिनेशन नहीं आया दूसरा, तो
तो निर्विरोध हो जाएगा, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ते तो हम बहुत स्वागत करते। हमने इसलिए किया था कि लोग चुनाव में आए, अध्यक्ष पद में भी आते तो उनका भी स्वागत होता, वो भी चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निर्विरोध बन गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ओपन चुनाव की प्रक्रिया है, हम ऐसे लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव कराने की प्रवृत्ति से एक तो व्यापारी में आपस में मेल मिलाप होता है, दूसरा एक दूसरे को जानते हैं वो लोग, उसके बाद संगठन में मजबूती भी आती है। एक जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाती है, तो चुन के पदाधिकारी आती है। जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे उनको हम सम्मान देंगे, जगह जगह रखेंगे, कार्यकारिणी में रखेंगे, जिलों में, मंडल में उनको स्थान देंगे हम लोग। ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में उठक-पटक चल रही है और इसी बीच दुगड्डा के ब्लॉक प्रमुख बने शैलेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आज भाजपा में एंट्री ले ली। उसके अलावा अन्य लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा। शैलेंद्र रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। बता दें, शैलेंद्र सिंह रावत 2007 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर जीत का परचम लहराया था। 2012 में बीजेपी ने शैलेंद्र को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद साल 2017 में शैलेंद्र कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2022 में कांग्रेस की टिकट पर यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार भी शैलेंद्र को भाजपा प्रत्याशी रेणु बिष्ट ने शिकस्त दी और वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद शैलेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 40 मिनट के अपने भाषण में राष्ट्रीय के साथ ही स्थानीय मुद्दों को नई धार दे गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाएं, उन्हें समझाएं कि ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना होगा, वरना प्रदेश में अंकिता जैसी बेटियां शिकार होती रहेंगी। वहीं उन्होंने धामी सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को भाजपाई बगल में लेकर घूमते हैं। फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी। तो 4 परमिशन हो गए, एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई, मेरे से भी थोड़ी देरी हो गई। और वो तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ करते हैं, राहुल जी को सताते हैं, हमको सताते हैं, कहीं स्पीचेस है तो उसको देरी करवाते हैं ताकि लोग टाइम पर आए और वो थक कर हमारे भाषण में चले जाए, क्योंकि उतनी टाइम उनको मालूम है, ज्यादा टाइम स्पीच के लिए नहीं देते, ज्यादा वक्त हमारे लोगों को यहाँ बिठाते हैं, बैठ कर थक जाने के बाद लोग उठ के जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना है और वो निकालने वाले आप ही लोग हो सकते हैं। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो लोग मिलिट्री में ज्यादा है, फौज में ज्यादा है, अपनी जान देते हैं, निकलते हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं अपने माए बाप के पैर छू के ही बाहर निकलते हैं। तुमसे सीखना नहीं है हमको, ऐसे बनो जो नेहरू जी ने बनाया। हरी क्रांति हमने की, महिलाओं को, दलितों को सहूलतें देने का और इस देश का संविधान लिखने का नेहरू जी और किसने किया?
तक पार नहीं आ रहा। अरे इस छोटे से एक स्टेट में आप एक केस नहीं ढूंढ सकते, जो मर्डर किया उसको पकड़ नहीं सकते, और उनके आदमियों को उनको आप बगल में लेके घूमते हो, स्टेज पे लाकर उनको हार डालते हो, लेकिन अंकिता भंडारी को नहीं ढूंढते आप। ये जो काम आपका है सरकार का, एम्प्लॉयमेंट देता है, जहां किसानों को मदद करता है, वो मॉडर्न टेम्पल्स है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक होकर, एकजुट होकर बूथ लेवल पे काम कीजिए, और बूथ लेवल पे काम नहीं होगा, या जो हर पेज का, हर वोटर लिस्ट की छानबीन नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो इसलिए वो काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूं, आपके स्वाधीन कर रहा हूं। आप पूरा वो काम करेंगे, हमको जीत दिलाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। मैं 2 स्लोगन देता हूं, आप मेरे साथ वो स्लोगन दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। भाई क्यों जल्दी आए, क्या नाश्ता किस्सा नहीं हुआ शायद? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। उत्तराखंड में माघ के महीने में खिचड़ी भोज की पुरानी परंपरा है। पिथौरागढ़ जिले में समुदाय ध्याणी मिलन कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। उनकी यह परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है। इस कार्यक्रम में सीमांत इलाके के लोग सभी विवाहित बहन बेटियों को अपने घर यानी उनके मायके आमंत्रित करते हैं, उन्हें खिचड़ी भोज देते हैं। अब यह आयोजन व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होने लगा है। हल्द्वानी प्रवास कर रहे जोहार घाटी के शौक से जुड़े अनेक समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। असल में ध्यानी का मतलब होता है विवाहित बेटी जो मायके आती है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए हल्द्वानी में जोहर शौका समुदाय के लोगों ने खिचड़ी भोज का आयोजन कर बेटियों को खिचड़ी खिलाई और इसके बाद उपहार भी दिए जाते हैं। गौरतलब है ध्यानी कार्यक्रम का आयोजन हल्द्वानी में रह रहे प्रवासी पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। इनमें हर बार सैकड़ों लोग आते रहते हैं। यह जोहार घाटी की संस्कृति को बचाने और आपस में मेलजोल बनाए रखने का बेमिसाल तरीका है। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर धूमधाम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिजन रिश्तेदारों के साथ क्षेत्र में तमाम समाज सेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं सभी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। बता दें कि जसपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय से समदर्शी संस्था जसपुर ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, उन परिवारों के लिए संस्था द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जो अब तक 147 से अधिक सामूहिक शादी करा चुके हैं। और इस बार 6 वर वधू को शादीशुदा रीति रिवाज के साथ धूमधाम से कराई गई। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर दुल्हन को दहेज के रूप में अति आवश्यक सामान भी संस्था द्वारा दिया गया। समदर्शी संस्था कारगिल युद्ध पे जो फॉलो की गई थी 2001 से निरंतर लगातार जो है सभी धर्मों की शादियां बराबर करते आ रही हैं। विगत वर्षों में 148 शादियां थी और 6 शादियां संपन्न कराई गई, तो कुल मिलाकर अब तक 154 शादियां हो चुकी हैं और आगे भी जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक बार फिर से छापेमारी कर सुर्खियां बटोरी। लगातार दीपक रावत द्वारा अलग अलग मामलों में छापेमारी कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई की। कमिश्नर दीपक रावत अपने कैंप ऑफिस से ओके होटल बेस हॉस्पिटल होते हुए डीके पार्क तक निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि दुकान में भारी मात्रा मावा रखा हुआ है जो काफी दिन पुराना है, जिसके बाद उन्होंने मावा आड़ती से पूछताछ की। वहीं मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चमोली में जल संस्थान और जल निगम को एडीबी को सौंपने के विरोध में कर्मचारियों ने जल संस्थान कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है विभाग का निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक हर दिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा और यदि सरकार ने फिर भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। उधर कर्मचारियों का कहना है जल संस्थान और जल निगम को एडीबी को सौंपने का कर्मचारी यूनियन पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। उत्तराखंड सरकार जल संस्थानों कर्मचारियों के खिलाफ कार्य कर रही है। कनिष्ठ अभियंता उत्तराखंड जल संस्था के फोन से भी रिसीव नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से रहेगा। तो बिना पानी के आप लोग देख ही रह सकते हैं कि बिना पानी के हम न अंदर न बाहर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों का नहाना धोने से लेकर कपड़े कपड़े धोने से लेकर हाथ धोने से लेकर मतलब बिना पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब पीने के लिए भी पानी जरूरी है। तो जब हमें मतलब पानी नहीं मिलेगा तो हम पानी भी कहाँ से पिएंगे। यहाँ हमने मतलब मोहल्ले में हैंडपम्प है हमारा, थोड़ी मतलब दूर पे है, तो उसको साफ करवाया महिला मंडल वालों से। वो भी काफी दिनों से बंद पड़ा है तो उसको मतलब पानी नहीं आ रहा। उसमें भी जंग वाला पानी आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें मतलब जब काफी दिनों से बंद पड़ा रहता है तो कैसा पानी आता है उसमें, तो वो पानी पीने लायक भी नहीं है। तो कल जब हम तहसील में गए वहाँ भी हमारे जो तहसीलदार थे वो नहीं मिले हमें, तो हमने वहाँ भी ज्ञापन दे रखा है कि हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ हो जाएगा। फिर हम गए जल संस्थान में तो वहाँ भी कर्मचारी नहीं थे, वहाँ तो बाबू था वहाँ, तो उन्होंने वहाँ से फोन लगाया तो फोन लगा के मतलब उन्होंने उनका फोन रिसीव नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब जिम्मेदारी ले रखी है उन्होंने, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, जब हमने जिम्मेदारी ले रखी है तो हम उस जिम्मेदारी को मतलब अच्छी तरह से निभाएं। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ को मतलब पानी की व्यवस्था करें। तो जो फीटर भी है आप लोग जानते होंगे कि फीटर भी मतलब जहाँ उनसे मिलता है, जहाँ उनका मतलब संपर्क अच्छा रहता है वहाँ पानी बनाने के लिए मतलब तुरंत पहुँच जाते हैं। मतलब जब मतलब कोई गरीब आदमी है उनके पास मतलब पैसे नहीं है, कुछ मतलब ऐसे ही होता है, पीने पानी के लिए भी नहीं है कुछ वैसी चीज, तो वो कहाँ से देगा कि, तो उनके लिए मतलब पानी भी नहीं है। और जिनके पास मतलब जेब भर के है उनके लिए पानी प्रॉपर है। तो आप लोग मतलब हमारी समस्या को समझिए और हमारी मतलब जो मोहल्ले हैं कहीं तो पानी प्रॉपर है। अगर 100 पे पानी नहीं रहता है तो हम ये कहते हैं कि चलो 100 पे पानी नहीं है, कहीं नहीं है, तो उसमें थोड़ी मन को मतलब संतुष्टि मिल जाती है। तो आप लोग मतलब आखिर बताइएगा कि हमने आखिर करना क्या है। धन्यवाद। है दीदी किस कारण से ये वीडियो बने होगा। हमारे यहाँ पानी हमारा ग्रीस निकालने बाद हम होके भी हमारे यहाँ पानी रखा है, ग्रीस निकाल हमें किस कारण वीडियो बनाया जा रहा है। हम जब ऐसे तरफ है बिना पानी के हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, बिना पानी के ना तो कपड़े धोए जा रहे हैं, ना तो जूते चप्पल कुछ भी नहीं धोए जा रहे। कहाँ जाना हमें पानी के लिए है। तो बोले कि आ रहा पानी 100 पे पानी नहीं है, तो लेकिन हमारे यहाँ लाइन है तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। कहाँ जाना हमें पानी के लिए। आप बताओ ना हमारी समस्या, हमको वही भेज दो, हम वही जाते अपने गाँव छोड़ के हम यहाँ आ रखे अपने बच्चों की समस्या को लेके कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे कुछ करे, पर लेकिन यहाँ तो पानी नहीं है। बिना पानी के कहाँ जाना हमें। मैं कुलेवर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हम लगभग 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम फिटरों को बोलते बोलते परेशान हो गए हैं। वो जो उनको दे रहे हैं वो पानी आ जा रहा है और दूसरे यहाँ के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। हम इसके कारण हमने एप्लीकेशन भी लिखी है वहाँ तहसील में, तहसील के बाद हम ऑफिस भी जा चुके हैं। अगर हमें वहाँ कोई
आदमी मिल ही नहीं रहा है, उनका कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। अरे हमें वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। अगर हमें वहाँ अधिकारी नहीं मिल रहा है तो हम जाएं किसके पास? पानी की समस्या को लेकर किसके पास जाएं? आगे हमें तो कोई सांत्वना देगी तुम्हें पानी मिल जाएगा। पानी की समस्या बहुत हो रही है। अभी ये हाल है तो गर्मी आने तक क्या होगा? फिर हम सभी मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं। हम कल ऑफिस में गए थे, वहाँ से भी कोई हल नहीं निकलता है। वहाँ पे अधिकारी नहीं है और कोई नहीं कोई फोन रिसीव कर रहा है, नहीं कोई बात करने के लिए तैयार है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। पानी के लिए सब जिसके जेब में भरा होगा वही जो जेब भरता है जिसका, उसी के लिए काम करते हैं। अगर बगल में देख रहे हैं कि पानी खूब आ रहा है, सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी हमारा यहाँ से गजेरा भी दूर है, हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हैंडपंप है, हम वहाँ पे जा रहे हैं अपना कपड़े कुपड़े धोने के लिए, लेकिन हम पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो पीने लायक तो है नहीं। इसलिए हम हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो, कहीं से भी करो, लेकिन करो। हम जाए तो कहाँ जाए पानी के लिए? पानी की समस्या बहुत है और हम तहसील में चले गए, हम पानी के ऑफिस में चले गए, हम सारे मोहल्ले में घूम गए, पर कोई पानी देने के लिए भी हमें तैयार नहीं है। हमने कहाँ जाना? ये स्थिति हो गई कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। अब क्या करना हमने? आप लोग बताएंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है। परेशान हो गए हम, कब से परेशान हैं हम, 1 महीने होने वाला है। हम तो ऐसे भटक गए कि एक हैंडपंप है वहाँ भी काला पानी निकल रहा है, क्योंकि वो काफी दिन से चालू भी नहीं है। अब हमने चालू किया तो उससे काला पानी आ रहा है, न तो वो पीने के लायक है, न वो कपड़े धोने के लायक है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो दूसरे नंबर से किया फोन, तो उनके फोन से बताओ क्या हो गया आगे अब? चमोली जिले के उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांवों ने नलगांव कफारतीन मोटर मार्ग पर डामरीकरण किए जाने के लिए तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी को पत्र भेजा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बता दें, नलगांव मोटर मार्ग कई वर्षों से खस्ताहाल है, महीनों से डामरीकरण नहीं हुआ है। के माध्यम से शासन को भेज देंगे कि पब्लिक ने ज्ञापन दिया है कि इसमें जो है वो रोड का शुद्धिकरण नहीं हुआ है और अगर ये शुद्धिकरण नहीं होगा तो ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ज्ञापन बनाकर भेजा जाएगा। मोटर मार्ग का हमने काफी पहले से मैंने 2015 से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसका सुधारीकरण हो, इसमें मलबा हटाया जाए, इसका डामरीकरण किया जाए। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से हमने कई बार इनको मौखिक रूप से भी लिखा है, बताया, लिखित रूप से भी हमने इनको भेजा है, लेकिन आज तक इसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई इसमें नहीं हो पाई है, जिस कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा सारी क्षेत्र की जनता में। ये भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस स्वर्गीय श्री दरबार सिंह नेगी के नाम से इस रोड का स्वीकृति मिली थी, इसको बनाया गया था और मात्र नलगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर कफारतीन गाँव, इसकी मात्र 10 किलोमीटर दूरी है, जबकि नारायणबगड़ प्रखाल होते हुए रेसुट्टा होते हुए इसका 45 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो ये बहुत शॉर्ट रोड है जिसको हम कहते हैं और इसका बनाने का मकसद ये है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबार सिंह नेगी के नाम से बनाया गया था। तो इसकी कोई सुध लेने वाला आज की डेट में कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे शासन प्रशासन हो चाहे हमारे विभाग हो, तो कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए, क्या इसमें बहुत कमियां हैं इसमें। पहले भी मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैंने 2015 से लगातार अभी तक 2024 चल रहा है, लगातार हम इस सड़क को ठीक करने की मांग उठाते रहे हैं। चाहे शौर्य महोत्सव हो, शौर्य महोत्सव 3-4 दिन का होता है, उसमें बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन के लिए जैसे भी भेज दिया जाती है वो खाना पूर्ति करने के लिए। उसके बाद जब मेला समाप्त हुआ उसके बाद उसकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। तो कटे हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। क्षेत्र की जनता इन 8 सालों से रोड के डामरीकरण के बारे में कह रही है, जो कि हमारे लिए कम से कम 10 किलोमीटर पड़ता है नलगांव से। क्षेत्र के जो हर साल शौर्य महोत्सव मनाया जाता है उसमें भी हमारे प्रतिनिधि लोग आते हैं, सभी से हर साल बात की जाती है, सभी आश्वासन देते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन खाना बदोश के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 दिन के लिए जेसीबी भेज दिया जाता है और उसके बाद यथावत स्थिति हो जाती है। किसी भी बीमार को लाने के लिए हम लोग अपनी जान हथेली पर डाल करके लोग वहां से लाते हैं और लगभग 45 किलोमीटर रेंसोप्ता से होते हुए हमें आना पड़ता है। बार बार हम
चाहे वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी हो, उनसे कहते आए हैं कि भाई इस रोड के बारे में जल्दी कुछ न कुछ करो, डामरीकरण करो इसका। पिछले 1 महीने पहले हमने माननीय विधायक जी को भी दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने भी कोई भी अमल नहीं किया। देखते हो हमारे क्षेत्र के लगभग 15 ग्राम सभा के लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि इसका डामरीकरण ना किया जाए, नहीं करते हैं, तो हम चुनावों का, आगामी जो भी चुनाव होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। के कारण ये है कि हमारे सारे क्षेत्र वाले यहाँ पे आए हैं तहसील में, क्योंकि हमारे क्षेत्र वालों को काफ़ी परेशानी होती है। ये परखाल के रास्ते कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, और नलगांव से हमें मात्र 10 किलोमीटर में हम अपना रास्ता, हमारा कम समय में हमारा रास्ता पूरा होता है, और सारे क्षेत्र वालों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे बीसी दरबान सिंह के नाम पे जो रोड कटी है, उसके सुध लेने के लिए प्रशासन आज तक कोई भी कदम नहीं उठा पाई है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ क्षेत्र का। विगत कई वर्षों से हम लोग नलगांव खैतौली खाल मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में विभाग से तथा जनप्रतिनिधियों से मांग करते आए हैं, किंतु उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे शुद्ध होकर के सारी क्षेत्र की जनता ने जो है आगामी लोकसभा से पूर्ण यदि इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाता है तो उसके बहिष्कार का निर्णय लिया है। आपको विदित है कि रोड प्रथम विप्रेरक का प्राप्त श्री दरबान सिंह नेगी जी के नाम पर क्षेत्र के लिए जो स्वीकृत हुई थी, और विशेष रूप से कथार के गांव को जोड़ने के लिए इसका प्रपोजल तैयार हुआ था, जो तो गई है, किंतु अभी भी ये रोड आवागमन के लिए इतनी सुंदर स्थिति में नहीं है कि वहाँ वाहन आसानी से जा सकें। वाहनों का तो रहा दूर, किंतु पैदल जाना भी वहाँ असंभव सा लग रहा है। जगह जगह जो है पुस्ते टूटे हुए हैं, स्कबर जो है टूटे हुए हैं, नालियां नहीं कटी हुई हैं, डामरीकरण के उस पर जो है सोलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इससे जो है लोगों में काफी आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण ही लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा से पूर्ण यदि इसमें किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होती है तो सारी लगभग 15 ग्राम सभाएं लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। थोड़ा इस वक्त हो जाओ बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में नारी शक्ति वंदन महोत्सव प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री के इस अवसर पर 467 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों के स्टॉल का अवलोकन कर महिलाओं के साथ संवाद किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग पर्यटन विभाग की ओर से तैयार कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया और जनपद के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। बाबा केदार की सती पावन भूमि, जिसे धारी मां का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी महिमा को अगस्त्य मुनि, कोटेश्वर महादेव व तुंगनाथ महादेव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे मुख्य स्थान उकीवट में श्री ओंकारेश्वर महादेव, श्री त्रिजुगी नारायण जी, श्री कार्तिक स्वामी जी, श्री वासुदेव भगवान जी, श्री मां त्रिपुरा सुंदरी जी, विश्वनाथ भगवान जी, मां काली शिलाबाई आदि आराध्य देवताओं के पवित्र स्मरण के साथ रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध मंदिर प्राचीन पटिया, रानीगढ़, धनपुर, बचसुणी, तल्ला, नागपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी भरदार, लसिया, वागड़, सिलगढ़, बड़मा, लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरदार से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं। आज जिन योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजना पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहाँ से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से है और लगातार मातृशक्ति भी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं और परिश्रम और मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो, उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है।
मुझे अत्यंत उत्तराखंड की मातृशक्ति को हर क्षेत्र में नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक निधि योजना, नंदा गौरा मातृ वंदना योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं का काम भी किया है, इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। अब हम उत्तराखंड में, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए और भगवान सूर्य नारायण इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था भाइयों बहनों। और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जिसमें हमने लक्ष्य रखा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हम निवेशकों के साथ करार करेंगे। मुझे आज सबको बताते हुए इस पवित्र भूमि से खुशी हो रही है कि वो निवेश का जो निवेशकों के साथ करार का जो हमारा लक्ष्य था, उसको तो निवेशक सम्मेलन होने से पहले ही वो क्रॉस कर गया। 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो है हमारे साथ निवेशकों का करार हो गया भाई बहनों। हमने आपने एक बड़ा रिकॉर्ड था और किसान की कृपा से जिसे धारी मां का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी महिमा